हमारी प्रिय बिटिया कीर्ति काले ने महाकवि नीरज जी के विषय में कुछ संस्मरण प्रस्तुत करने का आग्रह किया, अनुरोध किया। मेरे स्मृति कोश में नीरज जी के अनेक संस्मरण संचित हैं। मैं केवल 2 संस्मरणों की चर्चा यहाँ करना चाहूँगा। उनसे मेरा परिचय तो सन 1957 में हुआ था, जब मैं जैन कॉलेज बड़ौत मेरठ में पढ़ रहा था। बीए में नरेंद्र मिश्र और मैं एक कक्षा में पढ़ रहे थे। सहारनपुर में आज से 40 साल पहले एक कवि सम्मेलन था। मेरे गुरुदेव काव्य गुरु पंडित देवक राम सुमन प्रख्यात साहित्यकार थे। उनका घर कवियों का महाकुंभ लगा करता था। उनके घर पर उनका एक आयोजन था कवि सम्मेलन का। नीरज जी मुख्य अतिथि थे और मैं एक सामान्य रूप से संचालनकर्ता के रूप में वहां आमंत्रित था, ऐसा छपा था कार्ड में। लेकिन अचानक नीरज जी उठे मंच पर और बोले, आज इस कार्यक्रम का संचालन मैं करूंगा। बलवीर सिंह करुण आज के मुख्य अतिथि होंगे, यही इसका उद्घाटन करेंगे। और उन्होंने कैंची मुझे थमाकर बाकायदा फीता लगा था, कवि सम्मेलन का उद्घाटन मुझसे करा दिया। ये उनकी उदारता थी। वहीं पर एक स्थानीय कवि, सब जगह ऐसा होता है, जिन्हें कवि सम्मेलन में नहीं आमंत्रित किया गया था, उनके कुछ मित्रों ने जाने पटाखा चलाया या सचमुच की गोली। पता तो ये चला कि सचमुच में गोली चली थी और वो चला करके उपद्रव करके चिल्ला कर कहा कि अमुक कवि को भी काव्य पाठ करवाया जाए। कवि सम्मेलन उखड़ गया। हम सब लोग सुमन जी के घर आ गए। सारी भीड़ वहाँ पर आ गई और महाकवि नीरज जी से बार बार निवेदन करने लगी कि साहब क्षमा चाहते हैं, कवि सम्मेलन शुरू हो। नीरज जी ने इतना ही कहा, क्षमा मुझसे नहीं, पैर छूकर सुमन जी से मांगिए, वो आदेश करेंगे तो कवि सम्मेलन चल जाएगा। सुमन जी से क्षमा मांगी भीड़ ने और तब कवि सम्मेलन चला। ये उनकी दृढ़ता का भी एक दूसरा उदाहरण था। और अंतिम बात, मेरे घर वो ने एक बार अलवर में आकर के रुके और एक दिन रात्रि में वो बीड़ी पी रहे थे बाहर बैठे बरामदे में। दिसंबर था। मैंने कहा, यहाँ क्यों पी रहे हैं आप? मेरी नींद खुली खुसर फुसर सी सुनकर। उन्होंने कहा, भैया जब मैं तुम्हारे घर आया तुम तो आए नहीं थे। मैंने बीड़ी सुलगाई और विनीत की माँ चारों तरफ 8-10 अगरबत्ती सुलगा गई। मैंने सोचा करुण जी के घर पर तो बीड़ी भी अलाउ नहीं है, इसलिए मैं बाहर बैठकर पी रहा हूँ। खैर मेरे निवेदन पर वो कमरे में आ गए। मैंने कहा, इस कमरे में पी लीजिए। और अंतिम बात इसी संदर्भ में, अगले दिन सुबह जब वो महावीर जी जाने के लिए कार में बैठे, लुंगी और बनियान में ही बैठ गए, तब विनीत की माँ गई और उन्होंने कहा, जी आपका एक महत्वपूर्ण सामान रह गया। उन्होंने कहा, मेरा तो कोई सामान नहीं रहा। विनीत की माँ ने चिमटे में बीड़ी का बंडल पकड़कर उनकी शीशे में से कार में बढ़ाया तो वे बहुत हंसे। बोले, ये तो मेरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण सामान था जो यहाँ छूट गया। सारे देश में उन्होंने बात फैला दी कि विनीत की माँ ने चिमटे में पकड़कर बीड़ी का बंडल मुझे दिया। बड़े सरल थे, बड़े निश्चल थे, कोई अहंकार उनके मन में था नहीं। ऐसे कवि सदियों में जन्म लेते हैं। उनके स्मरण को, उनकी स्मृति को बारंबार प्रणाम। प्रणाम। मैं डॉक्टर हरिओम पवार आपसे संबोधित हूँ। मैं आदरणीय कीर्ति काले जी के इस महती कार्यक्रम के हिस्सा बनने की कोशिश में, कि वो अपनी संस्था के माध्यम से हमारे पूज्य, हमारे गीत ऋषि, हमारे गीत पुरोधा, हमारे कुल के सर्वोच्च गीतकार स्वर्गीय श्री गोपाल दास नीरज जी की दूसरी पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में कोई श्रद्धांजलि समारोह आयोजित कर रही है। मैं कीर्ति जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने गीत ऋषि की परंपरा को जीवित बनाए रखने में अपनी संस्था के माध्यम से ये समारोह, ये आयोजित किया। मैं क्या बोलूं उस गीत ऋषि के बारे में। हमारे पास, हमारे हिंदी मंच के पास अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम लेकर हम हिंदुस्तान की कवि सम्मेलन पर उठने वाली समस्त उंगलियों से लड़ सकते हैं, समस्त आलोचनाओं का जवाब दे सकते हैं, तो हम गर्व करते हैं कि हमारे पास
कभी गोपालदास नीरज जी थे। ये एक बहस देश में कई बार चलती है कि साहित्य मंच पर है कि साहित्य पुस्तकों में है। हमारे पास ऐसे थे श्रद्धेय गोपालदास नीरज जी जिन्होंने इस बहस को ही झुठला दिया कि मंच पर साहित्य नहीं होता। उन्होंने श्रेष्ठ गीत मंचों से पढ़कर और लाखों करोड़ों लोगों के दिल में उनको पहुंचाकर, उनको अपने गीतों पर झुमाकर ये सिद्ध किया कि साहित्य केवल पुस्तकों में बंद ही नहीं है, साहित्य मंच का भी विषय वस्तु हो सकती है। और एक और बड़ी बात सिद्ध की, मैं तो पहले से ही मानता था, और मैं जब से भी हिंदी साहित्य में आया, मैं बहुत हिंदी साहित्य का बहुत कोई गंभीर विद्यार्थी नहीं हूं, हिंदी का भी विद्यार्थी नहीं हूं, मैं संयोग से मंच का कवि हूं, लेकिन मैं ऐसा महसूस हमेशा से करता था कि मंच की दुनिया पर, कवि सम्मेलन की दुनिया में हास्यरस और ओज और कोई भी विधा, व्यंग भी किसी शरीर के अंग तो हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई आत्मा है कवि सम्मेलन की तो केवल गीत है। कवि सम्मेलन की आत्मा केवल गीत होता है। मैं स्वयं इस बात को मानता हूं कि साहित्य जीवित रहेगा तो गीत की विधा में ही रहेगा, गीत ही हमारी थाती रहेगी। और इस सत्य को सिद्ध करने में श्रद्धेय गोपालदास जी नीरज जी ने अपना पूरा जीवन लगाया। पूरा जीवन वो एक उदाहरण बनकर रहे, एक आदर्श बनकर रहे, एक ऐसी परंपरा बनकर रहे जिस पर जिसको नई पीढ़ियां कभी ना तोड़ सकती हैं, ना उसमें कुछ और जोड़ सकती हैं। हमारे बड़े कवि श्रद्धेय सुरेंद्र शर्मा कहा करते थे, हमारे श्रद्धेय नीरज जी तो वो एक मील का पत्थर हैं। अगर आज यहां लिखा है गोपालदास नीरज, आप वहां तक पहुंचोगे तो वहां लिखा मिलेगा 100 किलोमीटर और, 100 किलोमीटर और दौड़ के चले जाओगे तो वहां फिर लिखा मिलेगा 200 किलोमीटर और। ऐसे थे श्रद्धेय गोपालदास जी नीरज। 2 साल पहले 19 जुलाई की शाम हम मेरठ में एक श्रद्धेय बाबा बिशंभर साहब प्रेमी जी की याद में एक समारोह हमेशा करते हैं। संयोग से 19 जुलाई हमारे स्वर्गीय बिशंभर साहब प्रेमी जी का जन्मदिन है। हमारा वो आयोजन लगभग शुरू होने को ही था जब हमको ये सूचना मिली, और हमें अपना पूरा ही कार्यक्रम बंद करके उसको श्रद्धेय गोपालदास नीरज जी के प्रति संवेदना और श्रद्धांजलि में हमने उसे बदला। 2 वर्ष बाद आदरणीय कीर्ति काले जी के माध्यम से, जो स्वयं एक श्रेष्ठ कवित्री हैं, जो स्वयं एक श्रेष्ठ गीतकारा हैं, जिनका श्रेष्ठ गीत का शिल्प और अपने बड़े गीतकारों का इस तरह सम्मान उनकी याद में किया जाने वाला श्रद्धांजलि समारोह, ये सिद्ध करता है कीर्ति जी कि आपने सचमुच गीत की विधा को जिया भी है और उसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश भी की है। मैं इस समारोह के लिए शुभकामना दे सकता हूं, लेकिन मैं श्रद्धेय गोपालदास नीरज जी पर कुछ बोल नहीं सकता। मेरी हैसियत उनके सामने कुछ भी न कभी थी, न आज होगी, न कभी हो सकती है। हाँ, उनका स्नेह मुझे भी मिला, उनकी बहुत सारी यादें मेरे साथ हैं। कभी कभी मेरे घर आ जाया करते थे, मुझे आशीष दिया करते थे, और वो बड़े ज्योतिषी थे। शायद पूरे देश को ये जानकारी नहीं है कि हमारे श्रद्धेय गोपालदास नीरज जी एक बड़े ज्योतिषी थे। मेरे हाथ देखकर उन्होंने कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की थीं जो मेरे जीवन में सदैव सत्य निकली। एक भी उनकी भविष्यवाणी मेरे जीवन में बहुत असत्य सिद्ध नहीं हुई। देश का इतना बड़ा ज्योतिषी, सहज, सरल, बिल्कुल सरल, उनको कभी हमने क्रोधित नहीं देखा, उनको हमने कभी छोटों को डांटते नहीं देखा। सबको बांटते प्यार, सबको बांटते स्नेह। फिल्मों में लिखा तो ऐसा लिखा कि फिल्में चली हो नहीं चली हो, गोपालदास नीरज के गीत चले। मंच पर सुनाया तो ऐसा सुनाया, जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुनना है चला जाए। गोपालदास नीरज बोल रहा है तो नीरज बोल रहा है। और मैं तो ये कहने लगा था आखिर के दिनों में, जब श्रद्धेय गोपालदास नीरज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, फिर भी वो जिद पर, लोगों की बहुत अनुरोध पर मंचों पर आ जाते थे। तो जहां मैं होता था, मैं कहता था, हम नहीं सुनवाएंगे गोपालदास नीरज जी को आपको, हमने केवल आपको दिखाने के लिए बुलाया है, ताकि आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के सामने ये गर्व कर सकें, कह सकें कि हमने गोपालदास नीरज जी को देखा है। पीढ़ियों को दिखाया जाने वाला हमारा गौरव, हमारा गर्व, हमारा गुरूर, हमारा घमंड, हमारी शोभा, हमारा सम्मान
हम 2 साल पहले खो चुके। लेकिन कीर्ति जी, मैं बहुत आपका भी आभारी हूं और आपको भी अनंत शुभकामना देता हूं कि आपने उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर यह श्रद्धांजलि सभा आयोजित करके जो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भव्य आयोजन किया है, ये पूर्ण सफल हो। नई पीढ़ी, कम से कम गीत की पीढ़ी तो अपने उस इष्ट को सामने रख के अपने उस इष्ट की पूजा भी कर ले, पूजा करती रहे, उसको सुनती रहे, उसको गुनती रहे, उसके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करे। इस प्रयास में आपका ये भव्य समारोह बहुत बहुत सराहनीय, बहुत बहुत मील का पत्थर सिद्ध हो। हम दूसरी पुण्यतिथि पर भरे मन से श्रद्धेय गोपाल दास नीरज जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और कीर्ति जी का आभारी हूं कि मुझे उन्होंने पूज्य नीरज जी की श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होने का, उनके श्रद्धांजलि समारोह में भागीदार होने का सुअवसर दिया। आभार। कफन बढ़ा तो किस लिए, नजर तू डबडबा गई, सिंगार क्यों सहम गया, बहार क्यों लजा गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी ही तो बात है, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। इन पंक्तियों के अमर रचयिता, अनेक उपाधियों और अलंकारों से अलंकृत, अनेक पुस्तकों के रचयिता, ज्योतिषाचार्य, भारत और भारत से बाहर सारी दुनिया में अपने नाम की ख्याति लिए गोपाल दास सक्सेना नीरज को कौन नहीं जानता। उनके बारे में कहना, उनके बारे में लिखना कोई आसान काम नहीं। अनेक पुस्तकें लिखी जा सकती हैं उनके साहित्य पर। श्री नीरज जी भाषाविद भी रहे, भावविद भी और विवेकशील भी, चिंतनशील भी। इसके साथ साथ अनेक पदों को उन्होंने सुशोभित किया। इतना ही नहीं बल्कि उनके साहित्य पर अनेक शोध कार्य हुए। मैंने भी एक शोध कार्य कराया उन पर। ऐसे हमारे आदरणीय नीरज हमारे काव्य कुल के गौरव, हमारे काव्य कुल के पुरोधा, उनके बारे में जैसे मैंने कहा बहुत कठिन है उन पर कहना, क्योंकि उनका एक विस्तृत साहित्य, विशाल साहित्य उनका है। अगर हम नीरज जी के साहित्य के बारे में बात करें तो कहा जा सकता है कि नीरज जी के साहित्य में विद्यापति का प्रेम, श्रृंगार भावना, कबीर का सधुक्कड़ीपन, तुलसी की सामाजिकता, सूर्य का साख्य भाव, मीरा की भक्ति, केशव का पांडित्य, बिहारी का श्रृंगार, घनानंद की प्रेम भावना, और इस तरह से चलते चलते जब हम आधुनिक साहित्य में आते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो भाषा प्रेम है वो निराला, महादेवी, जयशंकर प्रसाद, बच्चन, इन सारे जो हमारे कवि हैं उन सब की जो काव्य चेतना है वो नीरज जी में आ गई थी। अभावों में ग्रस्त नीरज जी ने अनेक विधाओं में काव्य रचना की। उन्होंने गीत लिखे, उन्होंने गज़लें कहीं, दोहा लिखे, और इसके साथ साथ फिल्मों के अंदर उन्होंने कव्वाली भी लिखी, उन्होंने हास्य की कविता भी लिखी। साथ साथ उन्होंने गद्य का लेखन भी खूब किया, लोगों की भूमिकाएं लिखी, अनेक नए नवोदित कवियों की उन्हें सलाहें दी। इस प्रकार से नीरज जी का काव्य व्यक्तित्व एक महान काव्य व्यक्तित्व रहा है। नीरज जी से मेरा जो संबंध है सन 1959 से रहा, जब ये सबसे पहली बार मेरे शहर चंदोसी में, जहाँ मैं SM कॉलेज का छात्र था और इंटरमीडिएट का छात्र था, थोड़ी बहुत किताबबंदी भी करने लगा था, तब कॉलेज में जो कवि सम्मेलन हुआ था उसमें वे सूटेड वूटेड होकर के एक युवक के रूप में आए थे, और तब उन्होंने जो कविताएं प्रस्तुत की थी उनसे सारा का सारा कवि श्रोता समुदाय झूम उठा था। तब मैंने उनकी वो जादूगरी देखी। सचमुच नीरज जी शब्द के जादूगर थे।
उनमें एक अल्हड़पन भी था, उनमें एक बचपना भी था। वो बालक से हो जाते थे, लेकिन जब वो गंभीर होते थे तो उनके साहित्य के अंदर ये वो गंभीरता भी दिखाई देती थी, उनके व्यक्तित्व के अंदर भी गंभीरता दिखाई देती थी। ऐसे नीरज जी, उनका बहुत बहुत स्नेह मुझे मिला। जब गाजियाबाद में मेरे शिष्य वर्ग ने मेरी 75वीं वर्षगांठ मनाई, 75 साल पूरे होने पर, तब श्री नीरज जी आशीर्वाद देने के लिए गाजियाबाद आए थे और मुझे उपकृत किया था। इस गाजियाबाद की जनता को भी उन्होंने कविताएं सुनाई तो रोमांचित हो गए सारे लोग। मैं उनकी पुण्यतिथि पर उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ऐसा कालजयी रचनाकार जो युगों युगों तक याद किया जाएगा, उनको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने खुद भी कहा था, इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, लगेंगी आपको सदियां कई भुलाने में। तो ऐसे हमारे नीरज जी, उनको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। ब्रह्मलीन गीतों के सम्राट गोपाल दास नीरज से पहली मुलाकात वर्ष 1961 में एक कवि सम्मेलन के दौरान हुई। 61 और 70 के बीच लगभग 6 कवि सम्मेलनों में मैंने उनके साथ काव्य पाठ किया और सदैव अनुजवत वो स्नेह देते रहे। 1971 में महामुख सम्मेलन और गीत चांदनी 2 आयोजनों की घोषणा के साथ मैंने कवि सम्मेलनों में जाना बंद कर दिया। 1976 की 6ठी गीत चांदनी में वो प्रथम बार जयपुर पधारे और उन्होंने अपने लगभग 10 गीतों से जयपुर के लोगों को आनंदित किया। 1976 से और 2000 तक के समय अवधि में लगभग वो 7 बार जयपुर पधारे। एक वाकया जो मुझे स्मरण आ रहा है वो ये कि 1991 में 21वीं गीत चांदनी में रमेश गुप्ता चातक मन संचालन कर रहे थे। उन्होंने इंगित करके मुझे बुलाया नीरज जी ने और मुझसे कहा कि मैं आगे गीत चांदनी का संचालन करना चाहता हूं। मैंने इंगित करके रमेश जी को कुछ आंखों से कहा। उन्होंने मुझे मंच पर बुलाया माइक पर और मैंने एक घोषणा की कि 10:15 बज रहे हैं, अब आगे का जो गीत चांदनी का कार्यक्रम है उसका संचालन आदरणीय नीरज जी करेंगे। लगभग 10-12 हजार श्रोता थे। सबों ने करतल ध्वनि से मेरे इस कथन का स्वागत किया और लगभग 3:30 बजे तक 2 दौर में उस कवि सम्मेलन का संचालन आदरणीय नीरज जी ने किया। वह गीत चांदनी के इतिहास में एक अमिट छाप बनी रहेगी। एक बात जो मुझे विशेष रूप से आप यहाँ उल्लेखित करना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ कि नीरज जी ने 1976 से और 2018 तक जब भी मेरी बात हुई या पत्र आदि हुआ और उन्होंने स्वीकृति भेजी, कभी भी राशि का उल्लेख उन्होंने नहीं किया, ना उन्होंने कभी कुछ मुझसे राशि मांगी। जो कुछ मैंने उनको दिया वो उन्होंने सहज स्वीकार किया। ऐसे गीतों के सम्राट, गीतों के नक्षत्र को आज मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं पंडित सुरेश नीरव गीत ऋषि पद्म भूषण डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी को याद करते हुए कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा। पहली बात तो मैं ये बताऊं कि वो सिर्फ कवि नहीं थे, बल्कि उपनिषद के एक ऋषि। तो जो भी लिखते थे, अगर उनकी बातों की बारीक पड़ताल की जाए तो वो बहुत दार्शनिक बातें होती हैं। जैसे एक उनका गीत था, तेरे ख्यालों में सोया रहा मैं, तेरे ख्यालों में जागा, तेरे ख्यालों में सोया रहा मैं, तेरे ख्यालों में जागा, जैसे कि माला में धागा। अब अगर आप देखें तो मैं यहीं से बात शुरू करना चाहता हूं कि जो माला है, धागा है, ये दोनों कितने एक दूसरे के अन्योन्याश्रित हैं। अगर धागा ना हो तो माला नहीं बन सकती, फूलों का ढेर अलग है, और फूल ना हो तो धागा धागा है।
तो ये जो समन्वय है, इसको उपनिषद में संग मणि समवाय कहा है। जैसे कपड़े का ही आप उदाहरण देख सकते हैं कि धागे को अलग कर दो तो कपड़ा नहीं रहेगा, और धागे को खाली देखो तो वो कपड़ा फिर भी नहीं रहेगा। धागे का मिलन ही कपड़े का निर्माण है। तो मैं कह सकता हूं कि गीत के संदर्भ में नीरज जी संगमणि समवाय थे। गीत से अलग करके नीरज जी की चर्चा हो नहीं सकती, और नीरज जी को अलग करके हिंदी गीत की चर्चा नहीं हो सकती। नीरज जी गीत में थे और गीत नीरज जी में थे। और गीतों की ये जो अलौकिक सामिप्य है, इसी का नाम गोपाल दास नीरज है। मैं एक अलग आयाम से, जो कि उनके जीवन का, बहुत बहुमुखी रचनाकार थे, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, इंग्लिश लिटरेचर में उनकी काफी दखल थी, दर्शन में काफी उनका वो था। हम लोग कभी ओशो रजनीश के उसमें भी गए थे साथ साथ। तो एक संस्मरण में बताना चाह रहा हूं जो उनके व्यक्तित्व के एक बहुत अनछुए अचिन्हे आयाम को रेखांकित करता है, और वो है कि मिर्जापुर में तो कवि सम्मेलन था, ऐसे 30-40 साल पहले की बात है। तो उस आयोजन में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए थे और नीरज जी भी थे। और जैसा कि होता है, नेता अगर आते हैं तो उनकी बहुत व्यस्तताएं होती हैं। अटल जी ने अपना रचना पाठ किया और फिर कहने लगे मुझे जाना है, क्योंकि फिर मेरे दूसरे दिन एक आम सभा है, तो मुझे तुरंत लखनऊ पहुंचना है। तो नीरज जी ने कहा कि वाजपेयी जी, आप मेरी कविता सुने बिना नहीं जा सकते, मैंने आपकी कविता सुनी है। तो बोले नहीं भाई, मेरी 2 ट्रेन छूट जाएगी। तो नीरज जी ने मुस्कुराते हुए कहा आपकी ट्रेन नहीं छूटेगी। उन्होंने कहा आप ये कैसे कह सकते हैं? बोले मैं कह रहा हूं आपकी ट्रेन घंटे 1.5 घंटे लेट आने वाली है, 1.5 घंटे लेट होगी। वाजपेयी जी ने कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा मैंने अभी प्रश्न लगन लगाया, और उसकी जो हमारे ज्योतिष का गणित और फलित बता रहा है, वो ये बता रहा है कि ट्रेन लेट आएगी। वो उन दोनों मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे। संयोजक ने अपने कार्यकर्ता को स्टेशन पठाया। वो जब लौट कर आया तो उसने बताया कि हाँ साहब, ट्रेन तो 1.5 घंटे लेट है। तो एक इतना गणित और फलित में उनकी सिद्धि थी। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि गोपाल दास नीरज जी सिद्ध ज्योतिषी भी थे कवि होने के साथ साथ। और मेरा तो अपना मानना यह है कि जो कवि होता है वो भी युग दृष्टा होता है, जो ज्योतिषी होता है वो भी युग दृष्टा होता है, क्योंकि अज्ञात को देखने की जिसमें क्षमता होती है वही कवि है। और कवि की इस ज्योति को ही ज्योतिष कहा गया है। तो वे एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, सिद्ध ज्योतिषी थे। और चूंकि मैं भी ज्योतिष का एक विनम्र विद्यार्थी रहा हूँ, तो उनसे कई बार बातें होती थी। मैं जानकारी देना चाहूँगा कि वो जो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्रों पर भी कविताएं लिख रहे थे। नक्षत्रों के बारे में कविता में एक बात कहना चाह रहे थे। तो ज्योतिष को कविता से जोड़ने की कोशिश होती थी। और मैं भी चूंकि विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, तो बातचीत में पूछते थे कि अगर मृगशिरा नक्षत्र है या आश्लेषा नक्षत्र है या मगा नक्षत्र है, तो तुम्हारे हिसाब से इनका हमारी बॉडी पर या प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए? तो मेरी जितनी अल्प ज्ञान था, मैं भी बताया करता था कि हमारे हार्मोन्स पर, हमारे एंजाइम्स पर या हमारे एटमॉस्फेयर पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों, एक अछीने अनछुए आयाम को प्रणाम करते हुए मैं केवल यही कह सकता हूं कि आज नीरज जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका कालजयी यश शरीर तो हमारे साथ हमेशा विद्यमान रहेगा। और हिंदी का कोई भी रचनाकार, खास करके नई पीढ़ी का रचनाकार, जब भी रचना करेगा तो जहन के पर्दे से नीरज जी झांकते हुए दिखाई देंगे। उनकी धमनी और शिराओं में और उंगली के पोरों में कहीं नीरज जी का एक कंपन होगा, उनके गीतों की लय का कंपन होगा। तो ऐसे नीरज जी को, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के स्मृतियों में, चेतना में, ऋषि प्राण में हमेशा जागृत, संरक्षित और जीवित हैं, उनके लिए मैं क्या कह सकता हूँ? मैं केवल यही कह सकता हूँ तो अपने मुक्तक के माध्यम से, और उन्हीं के लहजे में कह देता हूँ कि चमका था जो
चमका था जो नसीबी सितारा चला गया, कश्ती से बहुत दूर किनारा चला गया। हम देखते ही रह गए, हम देखते ही रह गए, आंखें पसार कर कश्ती से बहुत दूर किनारा चला गया। हम देखते रह गए, कश्ती से बहुत दूर किनारा चला गया। दोस्तों, इन लहजा उनका शब्द मेरे मैंने नीरज जी का पुण्य स्मरण किया। और मित्रों, जब भी मैं उन्हें याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि नीरज जी, जब भी तुझे याद करता हूँ मैं, खुशबुओं के नगर से गुजरता हूँ मैं, और नर्म एहसास का रेशमी अक्स बन गीत के आईनों में संवरता हूँ मैं, गीत के आईनों में संवरता हूँ। धन्यवाद। नीरज जी संघर्षों में पनपे हुए रचनाकार थे। संघर्षों को झेलते हुए उन्होंने अपनी राह बनाई, और उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जो नई प्रतिभाएं उनके सामने आईं, अगर उनमें उन्होंने देखा कि कोई संभावना है तो उसे खुल करके प्रोत्साहित किया। मुझे 1961 की घटना याद आ रही है। तो पहली बार नीरज जी ने मुझे एक कवि सम्मेलन में सुना, वे ही अध्यक्षता कर रहे थे। वे इतनी प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझसे 4 गीत मांगे और लेकर के अपनी पत्रिका में प्रकाशित किया, इस नोट के साथ कि अगर इस तरह की गीत लिखे जा रहे हैं तो ये नई कविता के लिए एक छंदोबद्ध कविता के मानक सिद्ध होंगे, और नई कविता वालों को इस पर सोचना पड़ेगा कि क्या छंद में इस तरह की बातें नहीं कही जा सकती जो आप मुक्त छंद में कहते हैं। बहुत पढ़े लिखे थे, साहित्य, दर्शन, ज्योतिष, कोई ऐसा विषय नहीं था जिसके बारे में गहन अध्ययन न हो नीरज जी का। उनसे चर्चा की जाए तो एक से एक जो भी प्रसंग शुरू हो जाता था उसी पर वो बड़े धारा प्रवाह बोलते थे, बड़ी गहराई के साथ बोलते थे। और इतने बड़े कवि कि जो 75 वर्षों तक हिंदी मंच पर अकेला उपस्थित रहा, शायद इस उपस्थित को दर्ज करने वाला हिंदी में इसके पहले कोई रचनाकार नहीं हुआ, और भविष्य में भी शायद ही पैदा हो। एक और बात विशेषता नीरज जी की है कि साहित्य के लिए तो उन्हें याद ही किया जाता था, साहित्य के गीतों के लिए। फिल्मों में जो उन्होंने गीत लिखे वे भी उतने ही लोकप्रिय हुए जितने कि उनके साहित्यिक गीत लोकप्रिय हुए थे। वो संभवतः शैलेंद्र के बाद पहले बड़े हिंदी कवि हुए जो फिल्मों में गए और जिन्होंने अपना स्थान बनाया और छोड़ के चले आए उसे। हिंदी के श्रेष्ठ कवि के रूप में प्रख्यात हैं। उनके अनेक गीत फिल्मों में विशिष्ट स्थान प्राप्त किए हुए हैं। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे और ए भाई जरा देख के चलो, उनके विशिष्ट शैली के दर्शन कराते हैं। मुझे उनके साथ
मंच साझा करने के अनेक अवसर मिले थे। उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ। मेरी पुस्तक सुन रहे इतिहास पुरुष के लिए उन्होंने कहा था कि ऐसे दस्तावेज साहित्य के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र को भी प्रभावित करते हैं। ओज के अतिरिक्त आपकी अन्य कविताएं भी बहुत प्रभावी हैं। मेरा आपको इस तरह का आशीर्वाद है। नीरज जी के फिल्मी गीतों में भी साहित्यिक दृष्टि सार्वभौमिक आयामों से युक्त है। डॉक्टर विष्णु सक्सेना के द्वारा नए गीतकारों के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम में अस्वस्थता के बावजूद वो पहुंचे और युवा कवि को सम्मानित करते हुए आशीर्वाद भी दिया। भारतीय साहित्य में इतना प्रभावशाली कवि विनम्रता की मूर्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। उनका आशीर्वाद मुझे अनेक अवसरों पर मिला है, इसके लिए मुझे गर्व होता है। गाजियाबाद में अनेक अवसरों पर कवि सम्मेलनों में श्री हरप्रसाद शास्त्री के निमंत्रण पर वे आए थे और एक बार तो वर्षा हो जाने के कारण कवि सम्मेलन स्थगित हो गया और कवि सम्मेलन कवि गोष्ठी के रूप में मेरे आवास पर हुआ। इसके लिए भी मुझे ये संस्मरण याद आता है। उनके इस अवसर पर मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। 19 जुलाई महाकवि पद्म भूषण गोपाल दास नीरज जी की द्वितीय पुण्यतिथि है। अनेक बार उनके श्री चरणों में बैठकर काव्य पाठ करने का अवसर मुझे मिला है और उनका एक गीत जब मैं कक्षा 8 में था तो मेरे पाठ्यक्रम में शामिल था। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। उसी गीत के आधार पर मैंने नीरज जी की स्मृतियों को नमन करते हुए एक गीत लिखा है। आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर मैं आप सबकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं। सुनिएगा डॉक्टर प्रवीण शुक्ल की भावांजलि पद्म भूषण गोपाल दास नीरज जी के नाम। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सांसों के रुक जाने से नीरज नहीं मरा करता है। कुछ सांसों के रुक जाने से नीरज नहीं मरा करता है। अद्भुत शब्द साधना करके दुनिया भर में नाम कमाया। अद्भुत शब्द साधना करके दुनिया भर में नाम कमाया। इतनी खुशबू फैली जग में, पूरी दुनिया ने दुलराया। वो सबके दिल में रहते थे, वो सबके दिल में रहते थे। वो हरदम यही कहते थे, इस प्यासी तपती धरती को आंसू हरा भरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से नीरज नहीं मरा करता है। कुछ सांसों के रुक जाने से नीरज नहीं मरा करता है। अगला बंद सुनिएगा। निवेदित करता हूं उनके कुछ गीत, उनकी कुछ रचनाएं, उनकी भी पंक्तियां मैंने उद्धृत करने का प्रयास किया है। स्वर तो मौन हुआ है बेशक, स्वर तो मौन हुआ है बेशक, पर धुन अब भी गूंज रही है। स्वर तो मौन हुआ है बेशक, पर धुन अब भी गूंज रही है। गीत भवन में काव्य कामनी अपना प्रियतम ढूंढ रही है। वो लगते थे बड़े अलग से, वो लगते थे, नीरज जी के लिए कहता हूं कि वो लगते थे बड़े अलग से। कहते थे वो सारे जग से, बूंद बूंद रस के झरने से पूरा घड़ा भरा करता है। कुछ सांसों के रुक जाने से नीरज नहीं मरा करता है। कुछ सांसों के रुक जाने से नीरज नहीं मरा करता है। अगला चरण सुनिएगा कविता का। और जैसा मैंने कहा कि उनकी कुछ रचनाओं का उल्लेख आपको इसमें नजर आएगा। इस दुनिया से नजर मिलाकर एक गीत में और सुना लूं। वो गाते थे, चलता हूं अभी चलता हूं, जरा एक गीत और गा लूं। इसलिए कहता हूं कि इस दुनिया से नजर मिलाकर एक गीत में और सुना लूं। दुनिया का गम जितना गाया एक बार फिर से दोहरा लूं। जीवन की हर रीत निभाई, आंसू के संग करी सगाई,
पीड़ा जिसकी रही सखी वो दुख से नहीं डरा करता है। कुछ सांसों के रुक जाने से नीरज नहीं मरा करता है। कुछ सांसों के रुक जाने से नीरज नहीं मरा करता है। अंतिम चरण सुनिएगा। कहना चाहता हूं कि 80 बरस जिया कविता को 80 बरस जिया कविता को एक अनोखी सीख दे गए। सर्व धर्म सद्भाव समर्पण वाली जग को लीक दे गए। धर्म सभी धर्मों का छाना, मर्म सभी धर्मों का छाना। जिसने तत्व ज्ञान को जाना उसकी जग में जगह कभी भी कोई नहीं भरा करता है। कुछ सांसों के रुक जाने से नीरज नहीं मरा करता है। कुछ सांसों के रुक जाने से नीरज नहीं मरा करता है। मुझे लगता है कि नीरज जी शारीरिक रूप से बेशक इस धरती से चले गए हैं, लेकिन भाव रूप में उनकी आशीष छाया हमेशा हमारे साथ रहेगी। मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल उनकी स्मृतियों को विनम्र प्रणाम निवेदित करता हूं और साहित्य प्रेमी मंडल जिसका मैं महासचिव हूं उसकी ओर से भी उन्हें भावांजलि समर्पित करता हूं। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, मैं कवि विनीत चौहान अलवर राजस्थान से। महाकवि नीरज की पुण्यतिथि के इस घड़ी पर प्रेरणा दर्पण साहित्यिक संस्था जो एक विराट समारोह आयोजित कर रही है, मुझे भी नीरज जी को स्मरण करने का अवसर उन्होंने मुझे दिया है। इसके लिए डॉक्टर कीर्ति काले का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। महाकवि नीरज न केवल कवि थे, वो एक ऋषि थे, वो एक फ़कीर थे। मैं कहूँ कि पिछले 20 वर्षों से जितना मैंने उन्हें निकटता से जाना है, उनके अंदर एक फ़कीराना अंदाज था। वो इस धरती की चीज़ रहे ही नहीं थे। वो ऐसा लगता था जिस धरती से विदा हो चुके हैं, बस यहाँ शरीर है, मन उनका अध्यात्म से भी कहीं बहुत ऊपर जा चुका था। बिल्कुल बच्चों की तरह से पवित्र, बच्चों की तरह से निर्मल वे हो चुके थे। बहुत सहज रहना। हम लोग नई पीढ़ी के लोग बड़े बड़े अपने सूट सिलाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाना पसंद करेंगे। वो बड़े सहजता से अपना बैंत उठाया और सादा कुर्ता पजामा पहना और बस चलो 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 कहाँ हैं, काव्य पाठ करना है। इन सब चीज़ों के लिए नीरज जी बहुत सहज व्यक्तित्व रहते थे। उनके साथ जीना अपने आप में एक नए अनुभव को जीने के बराबर था। नीरज जी का उपस्थिति न केवल हिंदी मंचों पर बल्कि उर्दू मंचों पर भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी कि हमारे यहाँ रही है। मैं समझता हूँ नीरज जी हिंदी मंच के अब तक के सबसे महनीय कवियों में थे, जिन्हें आने वाले समय में बहुत युगों तक याद किया जाएगा। मैं भी इस कविता के मंच का सबसे छोटा सैनिक होने के नाते उन्हें बहुत बहुत अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें आज पुनः स्मरण करता हूँ। काश हमें हिंदी मंच एक नीरज और मिल सके। पद्म भूषण श्रद्धेय गोपाल दास नीरज जी की पुण्यतिथि पर इस भावभीनी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने के लिए प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच को साधुवाद। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे जैसे कालजयी गीत के सृजनहार आदरणीय नीरज जी तो स्वयं में ही एक पूरा कारवां समेटे हुए थे, जिनकी स्मृतियों के गुबार अमिट हैं, अजर हैं, अमर हैं। नीरज जी का व्यक्तित्व और अपनत्व हर किसी को सम्मोहित कर लेता था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है, वसुदेव कुटुंबकम। नीरज जी के लिए मानव और मानवता सर्वोपरि रहे। तभी तो उन्होंने कहा, क्या करेगा प्यार वो भगवान को, क्या करेगा प्यार वो ईमान को, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर न पाया प्यार जो इंसान को। एक और उन्होंने स्वयं को प्रेम के पुजारी हम हैं बताते हुए स्वीकारा, जवानी है कलम मेरी, मोहब्बत रोशनाई है। तथा अनेकानेक गीतों, गज़लों, मुक्तकों से प्यार व श्रृंगार की ऊंचाइयों को छुआ। वहीं दूसरी ओर ढेरों रचनाएं आध्यात्म और दर्शन की असीम गहराई तक जाते हुए दिखाई दी। यहाँ तक कि मृत्यु को भी अपने दार्शनिक अंदाज में मात्र यह कहकर बहुत सरल और सहज कर दिया, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सिर्फ बात है, किसी की आँख खुल गई, किसी को नींद आ गई। बल्कि मृत्यु का तो जश्न मनाने तक की बात कह दी। कल खेला था अलियों कलियों की गलियों में, अब आज मुझे मरघट में रास रचाने दो। कल मुस्काया था बैठ किसी की पलकों पर, अब आज चिता पर बैठ मुझे मुस्काने दो। महान विचारक थे नीरज जी, महान मानवतावादी।
उनकी भावनाओं की महानता का इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है कि सफलता और ख्याति के शिखर तक पहुंचकर भी सोचते रहे कि जितना जो कुछ उन्हें करना चाहिए था वो कर ही नहीं पाए। अपने मन की टीस को कुछ इस प्रकार कह गए, कौन समझे मेरी आँखों की नमी का मतलब, कौन समझे मेरी आँखों की नमी का मतलब, जिंदगी वेद थी पर जिल्द बंधाने में कटी, जिंदगी वेद थी पर जिल्द बंधाने में कटी। हम सबके लिए तो जैसे उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी, जब चले जाएंगे हम लौट के सावन की तरह, याद आएंगे प्रथम प्यार के चुंबन की तरह। सचमुच अनंत काल तक याद रहेंगे नीरज जी। मैं अपनी ओर से और अपनी संस्था दिल्ली कविता मंडल की ओर से श्रद्धेय नीरज जी की स्मृतियों को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश अवस्थी पद्म विभूषण गोपाल दास नीरज जी की पुण्यतिथि पर उनकी स्मृतियों को सादर नमन करता हूँ। श्रद्धेय नीरज जी के साथ बहुत सारे संस्मरण हैं, दर्जनों कवि सम्मेलन के साथ हमने शेयर किए, मंच शेयर किए। मैं एक बात मानता हूँ कि साधन बड़े नहीं होते हैं, साधना बड़ी होती है। नीरज जी की साधना हिंदी वाचिक परंपरा कवि सम्मेलन के रचना धर्मिता के क्षेत्र में इतनी बड़ी थी कि उन्होंने जो लोकप्रियता और जो सम्मान प्राप्त किया तो उन्हें गीत ऋषि की उपाधि दी गई और भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया, दर्जनों सम्मान। मुझे याद है कि जब नीरज जी ने महाप्रस्थान किया था इस दुनिया से, मैं और डॉक्टर कीर्ति काले अमेरिका की कवि सम्मेलनों की श्रृंखला में थे। समाचार मिला तो बहुत पीड़ा हुई, दुख हुआ। जब वहाँ के मित्रों को ये समाचार मिला तो ये उनकी नीरज जी की लोकप्रियता का ही आलम था कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक श्रद्धांजलि संगोष्ठी रखी और ये देखकर सुनकर हम और डॉक्टर कीर्ति काले दोनों लोग आश्चर्यचकित थे कि 7 समंदर पार नीरज जी को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और बहुत से लोगों ने उनकी गीत, उनकी गज़लें, उनके फिल्मी गीतों को गुनगुना के श्रद्धांजलि दी। मुझे लगता है किसी भी रचनाकार को ये लोकप्रियता उसकी तपस्या के आधार पर ही मिलती है। मुझे याद आ रहा है कि जब IIT कानपुर में 1994-95 में मैंने एक वर्चुअल कवि सम्मेलन किया तो उसमें 11 कवि भाग ले रहे थे, डॉक्टर विमलेश, डॉक्टर मधु पांडे जैसे 11 लोग थे। तो 11 कवियों में से सबकी कविता तय हो गई थी कि किसे क्या पढ़ना है, लेकिन नीरज जी ने कहा नहीं, मैं अपनी मर्जी से पढ़ूंगा। अध्यक्षता उनकी थी और उन्होंने जिस कविता से समापन किया वो थी, अब युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध नहीं होगा। पूरी प्रेक्षागृह में खड़े होकर लोगों ने ताली बजाई और इसके बाद भी उन्होंने नीरज जी को छोड़ा नहीं, बाद में देर तक नीरज जी को सुना। ये होती है लोकप्रियता, ये होती है साहित्य की साधना। मैं मानता हूं कि किसी भी रचनाकार को अगर जीवन के बाद भी जीवित रहना है तो उसे कुछ ऐसा लिखना चाहिए कि लोग ढूंढ के खोज के पढ़ें और उसे कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग उस पर लिखें। नीरज जी ने दोनों काम किए, ऐसी रचना धर्मिता की कि वो हमेशा अमर रहेंगे, उन्हें हमेशा गुनगुनाया जाएगा, और ऐसे उपलब्धियां भी उन्होंने प्राप्त की, नए नए आयामों से काम किए कि आज भी लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उन पर लिखा जा रहा है, उन्हें पढ़ा जा रहा है। मैं श्रद्धेय नीरज जी को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करके उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। नमस्कार, मैं हूं आपका इस्माइल मैन सर्वेश अस्थाना। नीरज जी से मेरा बहुत पुराना संबंध है। अगर आज 2020 है ये, तो 2020 में अगर हम देखें तो हम 1992 से नीरज जी के साथ हैं। 1992 में पहली बार
मेरी मुलाकात नीरज जी से लखनऊ के कार्यक्रम में हुई थी। उसके बाद नीरज जी से हमारी निकटता बढ़ती गई। नीरज जी जब भी लखनऊ आते तो नीरज जी से मैं मिलता ज़रूर, उनके साथ बैठता, उनसे बहुत सीखा मैंने, उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी। नीरज जी से इतनी निकटता मेरी रही कि उनका 75वां जन्मदिन हमने ही लखनऊ में मनाया, बहुत भव्य स्तर पर। हमने उनका 80वां जन्मदिन मनाया, बहुत भव्य स्तर पर लखनऊ में। हमने उनका 85वां जन्मदिन मनाया लखनऊ में, बहुत भव्य स्तर पर। और उनका जो 90वां जन्मदिन बना वो भी लखनऊ में ही बहुत भव्य स्तर पर मनाया गया। तो नीरज जी लखनऊ से बहुत अच्छे से जुड़े थे और हमसे तो खैर जुड़े ही थे। मैंने नीरज जी का अध्ययन किया, उनकी कविताओं का, उनके साहित्य का तो अध्ययन किया ही, साथ ही नीरज जी के व्यक्तित्व का भी मैंने अध्ययन किया। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूँ कि नीरज जी की एक पंक्ति है कि प्रेम के पुजारी हम हैं रस के भिखारी। तो नीरज जी प्रेम के पुजारी ही थे और रस के भिखारी ही थे। नीरज जी से जो भी प्रेम से मिलता था नीरज जी उसके हो जाया करते थे। इसीलिए इस भारत का, विश्व का प्रत्येक वो व्यक्ति जो नीरज जी से मिला और मिलता रहा, उसको ये लगता था कि मैं नीरज जी के सबसे निकट हूँ। ऐसा ही मुझे भी लगता रहा कि मैं नीरज जी के सबसे निकट हूँ। और ये मुझे सिद्ध नहीं करना पड़ा, नीरज जी ने खुद सिद्ध किया कि मैं कुछ चुनिंदा लोगों में से नीरज जी के सर्वाधिक निकट हूँ। जब पहली यात्रा उनके अमेरिका की हुई तो मैं भी उनके साथ में था, यानी कि गीतकार नीरज जी और हास्य व्यंग्य कवि सर्वेश अस्थाना। 2004 की ये बात है और लगभग 2.25 महीने हम और नीरज जी अमेरिका में रहे। 1 सितंबर 2004 से 8 नवंबर 2004 तक तमाम शहरों में हम घूमे। लेकिन उस दौरान मैंने नीरज जी का अध्ययन किया, उनके व्यक्तित्व का अध्ययन किया, उनके भीतर बैठे एक उस व्यक्ति का अध्ययन किया जो भौतिक दिखावे को पसंद नहीं करता था। आप यकीन मानिए कि नीरज जी 2.25 महीने की यात्रा पर गए थे और वो सिर्फ 2 पैजामे कुर्ते ले गए थे। एक लाल रंग का पैजामा कुर्ता था और एक हरे रंग का पैजामा कुर्ता था और एक लुंगी थी उनकी और एक स्वेटर था, बस। और वहीं मैं गया था, मैं पता नहीं कितने कपड़े, ये साथ सज्जा, ये वो सब लेकर गया था। तो मैंने देखा, महसूस किया कि नीरज जी के भीतर का एक फकीर था। नीरज जी बहुत बड़े सोशल वर्कर थे जिसकी पब्लिसिटी नहीं हुई, जिसको लोगों ने जाना नहीं। नीरज जी ने अलीगढ़ में एक स्कूल की स्थापना की। नीरज जी की पत्नी सावित्री जी वो बहुत ही बड़ी साध्वी महिला थी और वो हर साल तमाम लोगों को कंबल, रजाइयाँ, ये सब दिया करती थी। और नीरज जी, मैं जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ कि नीरज जी ऐसे सहायता करने वाले व्यक्ति थे कि तमाम ऐसे परिवारों की मदद करते थे जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, जो मजलूम थे, जो ज़रूरतमंद थे, उनकी मदद करते थे और उसकी कोई पब्लिसिटी नीरज जी नहीं करते थे। हमने नीरज जी से एक बार कहा, दादा आप अपने नाम से एक पुरस्कार शुरू कर दीजिए, नीरज पुरस्कार। बोले इससे क्या होगा? हमने कहा आपका नाम रहेगा। बोले उससे क्या होगा? मैं तो देखने आऊँगा नहीं, जितने दिन मैं हूँ, मैं जितना समाज के लिए कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ। तो मैं ये जानता हूँ कि नीरज जी को लेकर के बहुत सारी बातें भी होती रही कि नीरज जी शराब बहुत पीते थे, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से नीरज जी की शपथ लेकर के कह सकता हूँ कि 28 वर्षों में मैंने ये देखा कि नीरज जी एक पैक बना के रख लेते थे और 2 घंटे 2.5 घंटे वही चला करता था। नीरज जी ने कभी ज्यादा शराब नहीं पी, कम से कम उन 28 सालों का तो मैं गवाह हूँ। नीरज जी के नाम पर अन्य लोग उसकी व्यवस्था करते थे और वो खुद पी जाया करते थे। तभी नीरज जी ने कहा था, इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, आपको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में। लेकिन नीरज जी को सदियां क्या, कल्प भी नहीं भुला सकते। जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक शब्द रहेंगे, जब तक अलंकार रहेंगे, जब तक रस रहेगा, जब तक ज्योतिष रहेगा, जब तक आत्मा रहेगी, जब तक सौभाग्य रहेगा, तब तक नीरज जी रहेंगे। क्योंकि नीरज जी ने ही तो अपने को अमर किया है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। मैं नीरज जी को शत शत प्रणाम करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। हम लोगों का बचपन 2 गोपालों के गीत गाते हुए बीता। एक गोपाल थे गोपाल सिंह नेपाली और दूसरे गोपाल थे गोपाल दास नीरज। नीरज जी की सबसे बड़ी बात ये थी कि वो
पूरे 75 वर्ष तक कवि सम्मेलन के मंच पर राज किया उन्होंने। विश्व की किसी भी भाषा में इतनी लंबी अवधि तक कोई कवि राज नहीं कर पाया। ये एक नया कीर्तिमान है उनका, और हमें इस बात का गर्व है कि हमारे देश में ऐसा कवि हुआ जिसको 75 वर्ष यानी 3 पीढ़ियों ने समान रूप से प्रेम किया, समान रूप से आदर दिया। वाचिक परंपरा के अंतिम महारथी थे वे नीरज जी, और साथ ही छांदस कविता के भी आलोक शिखर थे। जब उन्होंने काव्य मंच पर जाना शुरू किया था उस समय निश्चित रूप से छांदस कविता का राज था। बाद में आकर के तरह तरह का मोड़ आया, लेकिन नीरज जी अडिग आलोक स्तंभ की तरह लोगों को अंधकार में मार्ग दिखाते रहे। हम लोग जिस समय उनसे जुड़े लगभग 1971-72 में, उस समय वे मध्याह्न सूर्य की तरह तपे हुए थे, तप रहे थे, और मैंने देखा कि कैसे हजारों की भीड़ उनको देखने आती है, और उसके बाद कवि सम्मेलन के अंत में जो 100-150 जो काव्य मर्मज्ञ होते थे वे उनको सुनने के लिए 2-2 घंटे तक बैठते थे। वही नीरज जी का बीजारोपण होता था समाज में कविता का। एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर जिसके सामने हिंदी और उर्दू के बीच की जो शीशे की दीवार है वो टूट गई थी। मुशायरे में भी और कवि सम्मेलनों में भी वे समान रूप से आदृत किए जाते थे, समादृत किए जाते थे। हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी शिक्षा जगत में ऐसे जघन्य लोग सब प्रोफेसर हो गए जिन्होंने कि आयातित वैचारिक सिद्धांतों के आधार पर भारतीय छांदस कविता की जो मुख्य धारा थी उसको रोक दिया और एक नई गंग नहर चलाई जिसका कि कोई अता पता नहीं है, जिसका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि वो जनता से जुड़ी हुई कविता ही नहीं है। लोग यूनिवर्सिटी को अधिकार है वो जिसको भी चाहे डिग्री दे दे, और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने चाहा तो जिसको कि गली में भी कोई नहीं जानता उसको भी जनकवि कह दिया। लेकिन असली जनकवि अगर देश में जिसको जनता ने जनकवि बनाया वे नीरज जी थे, वो दावा करते थे। उन्हें बहुत दुख था कि विश्वविद्यालयों में उनको जो हक है, उनका जो सही स्थान है वो नहीं मिला, नहीं दिया। 2-3 साल पहले 2016 में जब मैं वर्धा विश्वविद्यालय में था कुछ दिनों तक, तो वहाँ पर एक निर्णय ये किया गया कि बुद्धिनाथ जी नीरज जी के इस तरह के 100 गीतों का संकलन करें। एक पत्र लेकर के मैं आया था नीरज जी के पास लखनऊ। उस समय वो बीमार रहते थे, एक सेवक उनके पास में रहता था। बहुत खुश हुए जब उनको मैंने बताया कि वर्धा विश्वविद्यालय आपके गीतों का संकलन प्रकाशित करना चाह रहा है। उन्होंने कहा कि जिंदगी भर मैं इसी के लिए संघर्षरत रहा कि मेरी कविता को, जो भारतीय कविता है, उस कविता को स्थान दो। दुर्भाग्यवश उन कविताओं को पाठ्यक्रमों में दिया गया जो कि अंधकार को फैलाने वाले हैं। भारतीय कविता आशावादी कविता होती है, वह आशा का संचार करती है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कितना बड़ा मंत्र है यह, जो बच्चा
इस मंत्र को याद करेगा वो कभी भी रिजल्ट खराब होने के कारण आत्महत्या नहीं करेगा। बहुत मुझे सदमा लगा जब मैंने सुना कि उत्तर प्रदेश में 8 लाख बच्चे हिंदी में फेल हुए हैं। मुझे लगता है कि ये एक क्रांति की गुंजाइश इसमें है, और वो क्रांति इस माने में कि भारतीय कविता को स्थान दो, और ये जो नारकीय कविताएं हैं जिनको हटाओ, यहाँ से निकालो। नीरज जी हमारे उसके लिए रोल मॉडल हैं, और उनकी मेरा बहुत भाग्यशाली मैं रहा हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत स्नेह दिया। वो चाहते थे कि मैं कवि सम्मेलन में ही रहूं, नौकरी न करूं, लेकिन 2-3 साल के बाद मुझे लगा कि बिना नौकरी के केवल रात भर, नीरज जी की बात अलग है, वो संयमी थे, लेकिन मैं उतना नहीं कर पाता था, और मुझे लगा कि नहीं, सेवा करनी चाहिए। और फिर आज मुझे साहित्य संपादक का ऑफर मिला तो मैं चला गया था। लेकिन नीरज जी ने हर नई पीढ़ी के कवियों को प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। वे न होते तो जो आज हम देख रहे हैं कि लोग गीत और गज़ल लिख रहे हैं, हमारी नई पीढ़ी के बच्चे, वो नहीं करते, क्योंकि इस तरह का वातावरण नहीं रहने दिया था लोगों ने, प्रोफेसरों ने। तो एक बड़ा उनका रोल रहा है छांदस कविता को बचाए रखने में, हिंदी कविता को बचाए रखने में, और लोगों के मन में ये भाव पैदा करने का कि असली कविता ये है। कोई कुछ कह ले, अलग बात है, लेकिन असली कविता जो है, कविता की जो मुख्य धारा है, वो है जिसको हम गीत कहते हैं, जिसको हम गज़ल कहते हैं, जिसको हम छंद कहते हैं। आज मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारे बीच नीरज जी नहीं हैं। वे थे तो एक बड़ा वटवृक्ष था, जिसके नीचे हम, वटवृक्ष को कहा जाता है कि वो नीचे किसी को पनपने नहीं देता, लेकिन नीरज जी ऐसे वटवृक्ष थे जिन्होंने छाया में रख करके नन्हे बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर दिया। जिस तरह से वो मुक्त होकर के कवि सम्मेलन के मंच पर नई पीढ़ी के कवियों की कविता की प्रशंसा करते थे, वह बड़े दिल का काम है, और दूसरा कोई कवि इस तरह का नहीं कर सकता। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, और मैं ये स्वीकार करता हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में बहुत कुछ दिया, बहुत सारी सीखें दी। कभी विस्तार से चर्चा करूँगा। आज मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ। वे मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, और मेरे ही नहीं, मेरे जैसे हजारों रचनाकारों के प्रेरणा स्रोत हैं। नमन। जाने कैसे पंख लगाकर पल पल उड़ता जाता है, जाने कैसे पंख लगाकर पल पल उड़ता जाता है। वक्त तो है आवारा पंछी, कहाँ पकड़ में आता है। पता ही नहीं चला कि नीरज जी को गए 2 वर्ष हो गए। कैसा समय आया, जिनके साथ कुछ दिन पहले ही मैंने काव्य पाठ किया था, और कुछ दिन बाद सूचना मिली कि वो नहीं रहे। नीरज जी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, और वो संघर्ष अनुभवजन्य थे, और अनुभवों की अनुभूतियों ने नीरज जी के व्यक्तित्व को संवारा, उसको निखारा। उनके अंदर वो दर्द पैदा किया जिसने नीरज जी से एक बढ़कर गीत लिखवा लिए। मुझे याद आता है जब हम शायद हाई स्कूल में थे या प्री यूनिवर्सिटी में थे, 1960-61 की बात है,
उस समय कारवां बहुत प्रसिद्ध था। तब घरों में रेडियो भी नहीं हुआ करते थे, फिर भी रेडियो पर जब कारवां बजता था तो उस समय कारवां हम सब सड़क पे खड़े होकर सुनते थे। नीरज जी की आवाज और उसके साथ कारवां, जैसे लगता था हम बहते चले जा रहे हैं। और मैं ही नहीं, हम सब भाई बहन उसको कोरस के रूप में गाते थे। मुझे नहीं पता था कि मुझे बाद में कभी मैं कविता भी लिखने लगूंगी, मैं उनके साथ मंच भी साझा करूंगी। और एक दो बार नहीं, शायद 30-35 वर्ष में अनेक बार उनके साथ मैंने मंच साझा किए। यहाँ तक कि उनका मुझ पर इतना विश्वास था कि कहीं उनका एक एकल काव्य पाठ होता था तो वो मुझे बुलवा लेते थे और कहते, इतने गीत मैं पढ़ूंगा, एक गीत तुम पढ़ लेना, फिर मैं इतने गीत पढ़ लूँगा। ये जो इतनी आत्मीयता का भाव था, उनकी जो एक व्यावहारिकता थी, ये बहुत अलग प्रकार की थी। वो मेरे भाई के बहुत अच्छे मित्र थे, वो बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य थे। उनके साथ रहकर गीत को जाना, गीत को पहचाना। तो कभी कभी मैं उनसे मजाक भी कर लिया करती थी कि वो भाई के मित्र थे। तो मैं कहती, आपने कौन सा ये प्रेम की परिभाषा रची है? तो कहते, रमा सिंह कौन सी परिभाषा? तो मैंने कहा, वो शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाए जाए थोड़ी सी शराब, होगा जो नशा वो तैयार, वो प्यार है। देखिए ऐसे होता है क्या? कहता है, रियाज छोड़ो, फिल्मी गीत है, फिल्म में तो ऐसे लिखा जाता है। परंतु उन्होंने फिल्मी गीत भी एक से एक बढ़ के दिए। और इधर तो उन्होंने गीत जो मंच के दिए वो अलग थे ही, एक से एक श्रृंगार के तो वो बहुत एक रसिक रूप थे। उनके दिल में एक ऐसा रस बचता था कि वो श्रृंगार के गीत ऐसे सुंदर सुंदर गीत निकलते थे कि उनको सुनने का आनंद कुछ और था। परंतु धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है, जीवन बदलता है, जीवन दर्शन बदल जाता है, तब उन्होंने कहा था, ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर भी नीचे भी। ये क्या था? एक अलग प्रकार का उनका भाव था। और उनके जो दोहे बहुत लिखे, पर जिन दोहों में उनका व्यक्तित्व झलकता है वो आपके सामने कहती हूँ। एक तो कवियों के बारे में कहा कि कवि दिल के चोर होते हैं। वो कैसे करते हैं? दोहे में कहते हैं कि कवियों की और चोर की गति है एक समान, कवियों की और चोर की गति है एक समान, दिल की चोरी कवि करे लूटे चोर मकान, दिल की चोरी कवि करे लूटे चोर मकान। क्योंकि एक गीत किसी को भा जाता है तो शायद वो उसका एक अलग रूप बन जाता है श्रोताओं का, वो कितना उसकी निगाह में बढ़ जाते हैं हम कह नहीं सकते। और एक कि जब धरती पे आए तो कुछ हमें करके जाना है, तो वो कहते हैं कि हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व, हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहे, यही तत्व अमरत्व। और इस अमरत्व के तत्व को जान गए तभी उन्होंने जो अपना जीवन जिया, अपनी शर्तों पे जिया, अपने अनुरूप जिया, अपनी भावनाओं के अनुरूप जिया। आज उनकी पुण्यतिथि के समय मैं उनको नमन करती हूँ। ऐसा गीत सम्राट न पहले हुआ न आगे कभी होगा। नीरज जी थे और नीरज ही रहेंगे। मैं उनको अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। इन यात्राओं में मैंने मेरी जिद पर, मेरे आग्रह पर नीरज जी ने कई वो ऐसे दुर्लभ गीत सुनाए जो वो अक्सर कवि सम्मेलनों में नहीं सुनाया करते थे। नीरज जी की और भी बहुत सी यादें हैं। उन्हें अच्छा खाना बहुत पसंद था और सिर्फ खाना ही पसंद नहीं था, उन्हें यह भी मालूम था कि अच्छा खाना कैसे बनाया जाता है। तो ये हमारा सौभाग्य रहा कि मेरी पत्नी रजनी भार्गव का बनाया हुआ खाना उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगता था। तो कई बार बड़े प्यार के साथ, बड़े आग्रह के साथ वो रजनी को कुछ बनाने का
निर्देश या यूँ कहूँ आदेश दिया करते थे, और जब उन्हें खाना बहुत स्वादिष्ट लगता था तो जो उनके मुंह से आशीर्वादों की बरसात फूटती थी उसका आनंद ही कुछ और था। नीरज जी से मुझे डांट भी बहुत खाने को मिली। कई बार जब खाना खाते खाते समय कोई फ़ोन आ जाता था और मैं अगर गलती से फ़ोन उठा लेता था तो उनकी बहुत डांट पड़ती थी। ठीक ऐसे ही कई बार जब गाड़ी चलाते चलाते मैं रास्ता भूल जाता था तब भी उनकी डांट पड़ती थी कि घर से पहले रास्ता देख कर क्यों नहीं चलते हो। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि नीरज जी अपना एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना रहे हैं, मेरा घर बिल्कुल पास आने वाला है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि नीरज जी के गीत में व्यवधान पड़े, तो ऐसे में कई बार मैं जानबूझकर रास्ता भूल जाया करता था। तो नीरज जी के बारे में इतना ही कहूँगा कि नीरज जी ने अपना एक संपूर्ण जीवन जिया। उनमें एक बाल सुलभ उत्सुकता सी थी हर चीज़ को जानने की, और वो अचंभित सी करती थी। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमें गर्व है उन्हें बताते हुए कि हम उस युग में जिए जिस युग में नीरज जी हुआ करते थे। अंत में 4 पंक्तियाँ मेरे मित्र श्री राकेश खंडेलवाल जी की, जो उन्होंने नीरज जी के लिए लिखी थी, उन्हीं को समर्पित करते हुए कि मचलती शोखियों की एक मृदु अंगड़ाई हैं नीरज, मचलती शोखियों की एक मृदु अंगड़ाई हैं नीरज, नदी की धार में इठला रही जुन्हाई हैं नीरज, गज़ल हैं गीतिका हैं एक मुक्तक हैं रुबाई हैं, गज़ल हैं गीतिका हैं एक मुक्तक हैं रुबाई हैं, सुबह की आरती में गूंजती चौपाई हैं नीरज, सुबह की आरती में गूंजती चौपाई हैं नीरज। इन्हीं शब्दों के साथ नीरज जी को बहुत बहुत प्यार, आदर, श्रद्धा, स्नेह के साथ नमन करते हुए मैं अनूप भार्गव, न्यू जर्सी, अमेरिका से। मैं आपको कविता सुनाने नहीं आया हूँ, मैं एक विशेष कर्म के लिए आया हूँ। नीरज जी को काव्य पाठ करना है, पर उससे पूर्व आदरणीय गुरुदेव अशोक चक्रधर जी भी यहाँ जो सबको परोस रहे थे, उनको भी खाने का हक है। क्रिकेट की दुनिया को गर्व है कि उनके पास सचिन तेंदुलकर है, संगीत की दुनिया को ये गर्व है कि उनके पास लता मंगेशकर हैं, फिल्मी दुनिया को इस बात का गर्व है कि उनके पास अमिताभ बच्चन जी हैं, और हमारे हिंदी हास्य व्यंग कवियों को इस बात पे गर्व है कि हमारे पास अशोक चक्रधर जैसा एक महान व्यक्तित्व है। मैं एक ऐसी कविता सुनाता हूं जो बहुत बड़ी कविता है, बहुत लंबी कविता है, लेकिन बहुत कम समय में सुनाता हूं। लहर ने समंदर से उसकी उम्र पूछी, लहर ने समंदर से उसकी उम्र पूछी, समंदर मुस्कुरा दिया। लेकिन जब बूंद ने लहर से उसकी उम्र पूछी तो लहर बिगड़ गई, कुढ़ गई, चिढ़ गई, बूंद के ऊपर ही चढ़ गई और मर गई। बूंद समंदर में समा गई और समंदर की उम्र बढ़ा गई। मेरी इस बूंद को समंदर की ओर जाती हुई नदी मानिए। हमें अभी अमित जी को भी सुनना है और नीरज जी को भी। नीरज जी को मैं बुलाता हूं, मैं आज काफी समय ले चुका हूं, आपको सुनाता रहता हूं, आप तालियां बजाइए आदरणीय नीरज जी के लिए। हंसना हंसाना तो जिंदगी में लगा ही रहता है, जरूरी है, लेकिन साथ साथ दूसरा कर्तव्य भी है। समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। और पंक्तियां सुनेगा,
सबूत हैं मेरे घर में धुएं की धब्बे। बशीर भाई, सबूत हैं मेरे घर में धुएं के ये धब्बे, कभी यहाँ पे उजालों ने खुदकुशी की है। न लड़खड़ाया कभी और कभी न बहका हूँ, मुझे पिलाने में फिर तुमने क्यों कमी की है। कभी भी वक्त ने उनको नहीं मुआफ किया जिन्होंने दुखियों के अश्कों से दिल लगी की है। विशेष सुनेगा, मंदिर मस्जिद पे झगड़ने वालों से कह रहा हूँ, रास्ता और भी है। किसी के जख्म को मरहम दिया है अगर तूने, किसी के जख्म को मरहम दिया है अगर तूने, समझ ले तूने खुदा की ही बंदगी की है। समझने जब भी अंधेरों से दोस्ती के। और आखिरी कविता सुना रहा हूँ। ये लोग पाकिस्तान में जाके कोई कहता झंडा गाड़ो, पाकिस्तान का नाम नक्शे से मिटा दो, युद्ध चढ़ाओ, ये करो वो करो। भाई युद्ध आज का कोई तीर तलवार के युद्ध नहीं है, तो एटमिक वार होगी, पराजित भी मारा जाएगा और विजेता भी मारा जाएगा। इसलिए मैं तो युद्ध के खिलाफ हूँ। मैं सोच रहा हूँ अगर तीसरा युद्ध हुआ, on the possibility of the third world war, मैं सोच रहा हूँ अगर तीसरा युद्ध हुआ, इस नई सुबह की नई फसल का क्या होगा। मैं सोच रहा हूँ अगर जमीन पर उगा खून, इस रंग महल की चहल पहल का क्या होगा। ये गसते हुए गुलाब, महकते हुए चमन, जादू बिखराती हुई रूप की ये कलियां, ये मस्त झूमती हुई बालियां, धानों की ये शौक सजल शर्माती गेहूं की गलियां, गदराते हुए अनारों की ये मंद हंसी, ये पेंगे बड़ा बड़ा अमियों का इठलाना, ये नदियों का लहरों के बाल खोल चलना, ये पानी के सितार पर झरनों का गाना, मैनाओं की नटखटी डिटाई, तोतों की ये शोर मोर का भौर भंग की ये गुनगुन बिजली की कड़क तड़क, बदली की चटक मटक, ये जो जुगनुओं की झींगुर की ये झुनझुन, किलकारे भरते हुए दूध से ये बच्चे, निर्भीक उछलती हुई जवानों की टोली, रथ को शर्माती हुई चांद सी ये शक्लें, संगीत चुराती हुई पायलों की भोली, आला की ये ललकार था, ये ढोलक की सूरा, मीरा की सीख, कबीरा की बानी, पनघट पर चपल गगरियों की ये छेड़छाड़, राधा की कान्हा से गुपचुप आना कानी। क्या इन सब पर खामोशी मौत बिछा देगी? क्या धुंध धुआं बनकर सब जग रह जाएगा? क्या कूकेगी कोयलिया कभी न बगिया में? क्या पपिया फिर न पिया को पास बुलाएगा? जो अभी अभी सिंदूर दिए घर आई है, जिसके हाथों की मेहंदी अब तक गीली है, घूंघट के बाहर आ न सकी है अभी लाज, हल्दी से जिसकी चूनर अब तक पीली है, क्या वो अपनी लाडली बहन साड़ी उतार जाकर बेचेगी इन चूड़ियां बाजारों में? और जिसकी छाती से फूटा है मातृत्व अभी, क्या वो माँ दफनाएगी दूध मजारों में? क्या गोली की बौछार मिलेगी सावन को? क्या डालेगा बिना झूला अमराई में? क्या उपवन की डालों में फूलेंगे अंगार? क्या घड़ा बजेगी भौरों की शहनाई में? चाणक्य, मार्क्स, एंजल, लेनिन, गांधी, सुभाष, सदियां जिनकी आवाजों को दोहराती हैं, तुलसी, वर्जिल, होमर, गोर की शाह मिल्टन, चट्टाने जिनके गीत अभी तक गाती हैं। मैं सोच रहा क्या उनकी कलम न जागेगी जब झोपड़ियों में आग लगाई जाएगी? और करवटें न बदलेंगी क्या उनकी कब्रें जब उनकी बेटी भूखी पथ पर सो जाएगी? जब घायल सीना लिए एशिया तड़पेगा, जब घायल सीना लिए एशिया तड़पेगा, तब वाल्मीकि का धैर्य न कैसे डोलेगा? भूखी कुरान की आयत जब दम तोड़ेगी, तब क्या न खून फिरदौसी का कुछ बोलेगा?
ऐसे ही घट छल के, ऐसे ही रसदुल के, ऐसे ही तंडोले, ऐसे ही मंडोले, ऐसी ही चितवन हो, ऐसी ही चित चोरी, ऐसे की भंवरा भ्रमे कली घूंघट खोले, ऐसे की ढोलक बजे मजीरे झंकारे, ऐसे की हंसे झुंझुने बाजे पैजनिया, ऐसे की झुमके झूमे चूमे गाल बाल, ऐसे की हो सोहरे लोरियां रसबतियां, ऐसे की बदली छाए कजली अकुलाए, ऐसे की बिरहा बोल सुनाए सांवरिया, ऐसे की होली जले दिवाली मुस्काई, ऐसे ही खिले फले हरे आए हर बगिया, ऐसे ही चूल्हे जले राख के रहे गरम, ऐसे की भोग लगाते रहे महावीरा, ऐसे की उबले दाल बठोई उपनाए, ऐसे की चक्की पर गाई घर की मीरा। बढ़ चुका बहुत तागेरत अब निर्माणों का, बम्बों के दलबल से अवरुद्ध नहीं होगा, ऐ शांत शहीदों का पड़ाव हर मंजिल पर, अब युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध नहीं होगा। दे रही कितना दिलासा आज रोके से जरा सा, चांदनी पिछले पहर की पास में जो सो गई है, रात आधी हो गई। फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया कि अब न रहे वह पीने वाले, अब न लगी वो मधुशाला। नमस्कार, मैं हूं हरि प्रकाश पांडे। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज मेरी संस्था प्रेरणा दर्पण साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच और महाकवि गोपाल दास नीरज फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में ये जो उनको स्मरणांजलि और भावांजलि अर्पित की गई है, इसमें देश के बड़े बड़े कवियों ने, बड़े बड़े साहित्यकारों ने अपनी तरह से उन्हें याद किया है। देश के बहुत सारे रचनाकारों ने, बहुत सारे कलाकारों ने, बहुत सारे गायकों ने उन्हें अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि और भावांजलि देने की कोशिश की है। इसे हमने दो भावांजलि, श्रद्धांजलि और उन्हें उनके गीतों के द्वारा, जो उनके फेमस गीत हुए, उन गीतों को बहुत सारे जो है लोगों ने इसमें अपनी आवाज़ दी है। मैं सर्वप्रथम इस काव्य संध्या में सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जिन्होंने आज इस काव्य संध्या में, इस स्मरणांजलि संध्या में लोगों ने भाग लिया। इसमें से काव्यांजलि में भाग लेने वाले लोग रहे डॉक्टर कीर्ति काले, जो मंच की अध्यक्षा हैं, शशांक प्रभाकर जी, जो नीरज फाउंडेशन से हैं, डॉक्टर विष्णु सक्सेना, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, गोविंद मुंद्रा, सपना सोनी, सोम ठाकुर, रामेंद्र मोहन त्रिपाठी, योगेंद्र शर्मा, चिराग जैन। इसके अलावा जो भावांजलि कार्यक्रम का संचालन जो अभी हुआ यहाँ पर, उसमें आप लोगों ने सहयोग किया। उसमें डॉक्टर कीर्ति काले जी ने दिया, अपना भावांजलि दिया, डॉक्टर शशांक प्रभाकर जी को, डॉक्टर श्री पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी, श्री हरिओम पवार जी, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, श्री कृष्ण मित्र जी, बलबीर सिंह करुण जी, श्री बाल स्वरूप राही जी, श्री महेश्वर तिवारी जी, सर्वेश अस्थाना जी, डॉक्टर रमा सिंह जी, श्री सुरेश नीरव जी, श्री उदय प्रताप सिंह जी, श्री विशंभर मोदी जी और प्रेम बिहारी मिश्र जी, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी, श्री धीरेन्द्र शुक्ल जी, बुद्धिनाथ मिश्र जी, विनीत चौहान जी। आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर के देश के और इस सदी के महानायक महाकवि श्री गोपाल दास नीरज जी के द्वितीय पुण्यतिथि पर उनको स्मरण करके, उनको याद करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके लिए प्रेरणा दर्पण साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच की तरफ से और नीरज फाउंडेशन की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आगे कार्यक्रम में आप देख पाएंगे कि बहुत सारे कलाकारों ने, गायकों ने नीरज जी की बहुत सारे गीतों को अपनी आवाज़ देने की कोशिश की है। आप लोग बिल्कुल देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक ज़रूरी सूचना साझा करना चाहता हूं, कल यानी कि 19 तारीख को जो हमारी संस्था प्रेरणा दर्पण साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच है, उसने एक काव्य मैराथन, प्रेरणा काव्य मैराथन का आयोजन किया है, जो कि सुबह 10 बजे से लेकर के 20 तारीख के सुबह 10 बजे तक चलेगा। 24 घंटे लगातार चलने वाले इस कुंभ में, काव्य कुंभ में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। आप सब आएँ और हमारी संस्था के सभी पदाधिकारियों का, जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, बहुत सारे लोग अलग अलग देश विदेश और अलग अलग प्रदेश से, आपको बताना चाहूँगा इसमें बहुत सारे टॉक शोज आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग हिंदी के ऊपर। इसके अलावा आपको 11 अलग अलग बोली और भाषाओं में भी कवि सम्मेलन देखने को मिलेगा। संस्कृत
और झारखंड की कई सारी बोलियों में आप देख पाएंगे, अवधी भाषा में देख पाएंगे, भोजपुरी में देख पाएंगे, तमिल अंग्रेजी में देख पाएंगे, आप बंगला और पंजाबी में भी देख पाएंगे। इस तरह से 11 अलग अलग हिंदी भाषी राज्यों से भी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसमें 11 कवि होंगे और सब प्रदेश की अलग अलग रचनाएं आप इसमें सुन सकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, आपने इस कार्यक्रम में सहयोग किया। नमस्कार। 1964 फिल्म आई चा चा चा। बैकग्राउंड में रफ़ी साहब का गाना था और इसके बोल लिखे थे कविराज गोपाल दास नीरज जी ने और म्यूजिक किया था इकबाल कुरैशी साहब ने। बहुत ही म्यूजिकली ज़बरदस्त गाना है, आप इसका म्यूजिक भी सुनिएगा और गाना जो रफ़ी साहब ने गाया है आइए आपके लिए पेश करता हूँ। खुशी जिसने खोजी
नमस्कार सबको। आज मैं श्री गोपाल दास जी नीरज जी के पुण्यतिथि के अवसर पर उनके द्वारा रचित गीतों में से एक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबा, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। हंसता हुआ बचपन वो बहका हुआ मौसम है, छेड़ तो एक शोला है, छूल तो बस शबनम है। हंसता हुआ बचपन वो बहका हुआ मौसम है, छेड़ तो एक शोला है, छूल तो बस शबनम है। गाँव में मेले में राह में अकेले में आता जो याद बार बार, वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाए जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। रंग से निकले सोना, आग से यूं रस छलके, जैसे बजे धुन कोई रात में हल्के हल्के। रंग में पिघले सोना, अंग से यूं रस छलके, जैसे बजे धुन कोई धूप में छलके हल्के। धूप में छाँव में झूमती हवाओं में, हरदम करे जो इंतजार, वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाए जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है। आप सबका ये प्यारा सा गीत सुनने के लिए बहुत बहुत खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को मिलते हैं दिल
मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है, झीलों के होठों पे मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है, दिल के आईने में तू ये शमा उतार दे, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ। प्यासा है दिल सनम, प्यासी ये रात है, होठों में दबी दबी कोई मीठी बात है, प्यासा है दिल सनम, प्यासी ये रात है, होठों में दबी दबी कोई मीठी बात है, इन लम्हों पे आज तू हर खुशी निखार दे, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ। नमस्कार, मेरा नाम है कविता होरो, मैं रांची से हूँ। स्वर्गीय गोपाल दास नीरज जी की पुण्यतिथि पर उनके गीतों को गाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं प्रेरणा दर्पण की सदा आभारी रहूंगी और मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। स्वर्गीय गोपाल दास नीरज जी के लिखे हुए गीतों में से एक गीत है रंगीला रे, आज मैं सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। रंगीला रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, छलिया रे ना बुझे है किस जल से ये जलन, रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, छलिया रे ना बुझे है किस जल से ये जलन, रंगीला रे। ये गीत मैं पहली बार प्रस्तुत कर रही हूँ आप सभी के सामने, भूल चूक हुई तो माफ कीजिएगा। पलकों के झोले पे सपनों की डोरी, प्यार ने बांधे जो तूने वो तोड़ी, खेल ये कैसा रे साथी, दिया जो छूबे है रोए है बाकी, कहीं भी जाए रे रोए याद आए रे, चैन न पाए रे दिया, वो हरे प्यार वो हरे रंगीला रे तेरे रंग
बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।